बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिवीजन की इस कड़ी में गद्य खंड का ये आखिरी पाठ है, कारतूस, जो मैं आपको रिवीजन कराने चल रही हूँ हबीब तनवर का। मैं थोड़ा सा परिचय हबीब तनवर का भी दे दूँ। हबीब तनवर का जन्म छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर में 1923 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई थी और बाद में वे नागपुर चले गए, जहां उन्होंने 1944 में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नाटकों और थिएटर से हबीब तनवर का लगाव बालपन से ही था, इसलिए बीए करने के बाद वह नाट्य निर्माण करने लगे। अब जैसे जैसे उन्होंने नाटक की विधा में काम करना शुरू किया, वैसे वैसे आधुनिक विधाओं और तकनीकियों का अध्ययन करने वे ब्रिटेन चले गए। वहाँ नाटक एकेडमी में अध्ययन करके स्वदेश लौटे। हबीब तनवर ने दिल्ली में पेशेवर नाट्यमंच की स्थापना की। आज हबीब तनवर के अनेक नाटक बन चुके हैं, तो नाटकों का ये पर्याय बन गए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी प्रमुख नाट्य रचनाएं लिखी हैं, जिसमें चरणदास, चोर, देख रहे हैं नैन, आगरा बाजार, हिरमा की अमर कहानी, बहुत सारी हैं। भाषा शैली बहुत सुंदर होती है इनकी, बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, सहज और सरस लगती है सुनने में। तो इस तरह से देखा जाए, हिंदी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग होता है बहुत ज़्यादा। हबीब तनवर ने जो यहाँ पर कारतूस पाठ को लिखा है, उस कारतूस पाठ में बताया है कि अवध के नवाब आसिफउद्दौला के जाबाज बेटे वज़ीर अली का पूरा वर्णन है, जो अंग्रेज़ों से नफ़रत करता था। उन्हें हिंदुस्तान से निकालकर ही दम लेना चाहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों ने भी उसे रॉबिन हुड का दर्जा दे रखा था। वज़ीर अली इतना बहादुर था कि वह कंपनी की बटालियन के खेमे में अकेला ही पहुंचकर उन्हें सख्ते में डाल देता था। तो वज़ीर अली के जाबाजी पर, उनके साहसी कारनामों पर हबीब तनवर ने ये कारतूस कहानी लिखी है। एकांकी है, नाटक है, छोटा नाटक। एकांकी का मतलब होता है जहाँ की कम पात्रों को लेकर थोड़े समय के लिए कोई मंचन किया जाए, एक अंक में ख़त्म हो जाए, 2 अंक में। तो यहाँ पर यही वर्णन किया गया है। वज़ीर अली की बहादुरी का वर्णन किया गया है। वज़ीर अली कितना हिम्मती था, उसका परिचय यहाँ आगे मिलेगा आपको। तो उनके साहसी कारनामों की चर्चा की गई है। तो वज़ीर अली सबको चकमा देके भाग गया है। उसे पकड़ने के लिए कई दिनों से लेफ्टिनेंट सिपाही जो हैं अंग्रेज़ों के खेमा डाले बैठे हुए हैं। तो वहीं से कहानी, नाटक का प्रारंभ होता है कि लेफ्टिनेंट, कर्नल, सिपाही और सवार जो हैं कहीं बैठे हैं और ज़माना है 1799 का, यानी बहुत पुरानी बात है। रात के समय का वर्णन है, गोरखपुर का जंगल है, कर्नल कालिंज का अंदरूनी खेमे का वर्णन चल रहा है कि वहाँ पर जो कर्नल कालिंज हैं वो बैठे हुए हैं और आपस में 2 अंग्रेज़ बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट जो रहते हैं वो खेमे के बाहर बैठे हैं। चांदनी छिटकी हुई है, चारों लैंप जल रहा है, सुंदर वातावरण दिख रहा है। और कर्नल वज़ीर अली को वो और उनके सिपाही नहीं पकड़ पा रहे हैं,
इसलिए वो बहुत परेशान हैं और उन्हें लगता है कि जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक है और उसी ख़तरनाक ज़िंदगी में ये खेमा डाले हुए वज़ीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में बैठे हैं। लेफ्टिनेंट जवाब देता है कि हाँ, अब तो हो गए हैं यहाँ खेमा डाले, सिपाही भी तंग आ चुके हैं। वज़ीर अली आदमी है या भूत जो किसी के हाथ ही नहीं लगता। तो इन्होंने कहा कि वज़ीर अली आखिर किस तरह का आदमी है कि हम सब एक आदमी को पकड़ने के लिए इतने सारे लोग यहाँ खेमा डाले बैठे हुए हैं और उसे पकड़ नहीं पाते। तो कर्नल उनकी बात का उत्तर देते हुए कहता है कि उसके अफसाने तो रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। यानी वज़ीर अली की तुलना वो रॉबिन हुड से करते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस तरह नफ़रत है, वो इस बात को सोच रहे हैं। कोई 5 महीने की हुकूमत होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी सरकार से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। अब यहाँ पर कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं कि अभी हमारी हुकूमत को कोई 5 महीने ही व्यतीत हुए होंगे और इस 5 महीने में इस वज़ीर अली ने लोगों के नाक में दम करके रखा है और करीब करीब अंग्रेजी अवध के दरबार में तकरीबन वो कामयाब सिद्ध हो गया है। कभी भी वो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकता है। तो लेफ्टिनेंट जो रहता है वो कहता है, कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन है? उसको उत्सुकता होती है कि सादत अली कौन है, उसको सुन रखा था, परिचय मांगता है। तो कर्नल कहते हैं आशिकुद्दौला का भाई है और वज़ीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आशिकुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद थी नहीं। वज़ीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत का ख्याल आया जब आशिकुद्दौला का जो भाई है उसका चर्चा करते हुए कहते हैं कि नवाब आशिकुद्दौला के यहाँ लड़के की जन्म की कोई उम्मीद नहीं थी और अचानक वज़ीर अली की जब पैदाइश हुई तो सादत अली को अपनी मौत दिखाई देने लगती है कि अब तो सिंहासन को लेने वाला कोई ना कोई दिखाई पड़ रहा है, तो उसे अपनी मौत का ख्याल आता है। तो लेफ्टिनेंट कहता है मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत है? वो कहते हैं लेफ्टिनेंट कि मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत है, क्या ज़रूरत थी, क्या आवश्यकता थी कि उसको बैठाया जाए? तो कर्नल ने उसकी बात का उत्तर क्या दिया, सुन लीजिए। सादत अली हमारा दोस्त है। अब देखिए, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐशमंद आदमी है। सादत अली को ये लोग मिला चुके थे और जानते थे कि इसके साथ मिलकर हम अपना शासन आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहने वाला आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी जायदाद दौलत दे दी। उसने सोचा कि कौन जहमत में फंसे, अंग्रेज़ों को आधी ज़मीन जायदाद दे दो और 10 लाख रुपया नगद ले लिया और अब वो आराम से मज़े कर रहा है और आधी ज़मीन पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। लेफ्टिनेंट, सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह जामा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। अब लेफ्टिनेंट ने जो सुना था वो कर्नल से बातचीत उनकी चल रही है। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने का आमंत्रण दे रहा है। ये बात लेफ्टिनेंट पूछता है कर्नल से। तो कर्नल ने कहा अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी। वो बताता है
कि अफगानिस्तान को तो हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी। वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, फिर शमशुद्दौला ने भी। तो लेफ्टिनेंट पूछता है कौन शमशुद्दौला? तो कर्नल कहता है अरे नवाब बंगाल का निश्तबी भाई, यानी रिश्ते का जो भाई है, बहुत खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तब ये दोनों आपस में कहते हैं कि हम लोग तो वजीर अली को पकड़ने के लिए यहाँ गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाले बैठे हैं और कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक भयानक लहर दौड़ी हुई है। तो हम कैसे माने कि हम जीत जाएंगे? कर्नल कहता हाँ सही है, अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये किसी तरह से कामयाब हो गई, सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अगर किसी कारण से ये हिंदुस्तानी कामयाब हो गए तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध जिसके कारनामे लोग याद करते थे वो बिल्कुल छोटे पड़ जाएंगे, धरे रह जाएंगे। और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी थी, अब लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। तो उसने बताया कि लॉर्ड क्लाइव ने जितनी मेहनत करके, जितनी धन संपत्ति दौरा कर करके हिंदुस्तानियों को अपने कब्जे में ले करके, लालच दे करके सब कुछ अपने हाथों में ले लिया था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे वापस हिंदुस्तान के हाथों में चली जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में अब अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लहर दौड़ चुकी है। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब उन्हें लगता है कि अगर एक वजीर अली को हम पकड़ लेते हैं तो इस वजीर अली से, जो इसने पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ जहर घोल दिया है, अगर हम इसे पकड़ लेंगे तो संभवतः वो सारी चीज़ें हमारे कब्जे में आ जाएंगी। तो वो कहता है कि तब तो वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो कर्नल कहता है पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ तो चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। तो कर्नल ने कहा वही तो हम सब कर रहे हैं। एक जमाने से हम पूरी फौज लेकर के जंगलों में खेमा डाले हुए तमाम सिपाहियों के साथ उसका पीछा कर रहे हैं। वो छिपता फिर रहा है जबकि उसके पास चंद सिपाही हैं और हमारी आंखों में धूल झोंक कर इन्हीं जंगलों में कहाँ छुपा है हमारे हाथ ही नहीं आता। जबकि उसके पास चंद जाबाज सिपाही हैं उसके साथी। ये मुट्ठी भर लोगों को लेकर के इस वजीर अली में कितना दमखम है कि हमारा सामना करने को तैयार है और हम पिछड़े जा रहे हैं, उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट ने कहा कि मैंने भी सुन रखा है कि वजीर अली जाती तौर पर बहुत बहादुर आदमी है। तो कर्नल कहता हाँ, अगर बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल करके भाग जाता। तो लेफ्टिनेंट कहता है ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? वो जानना चाहता कि कत्ल के पीछे क्या उद्देश्य था, क्यों कत्ल हुआ वकील का। तो ये लेफ्टिनेंट और कर्नल उसी खेमे के बाहर चांदनी छिटकी हुई है और बैठ के ये आपस में बातें जो हैं करते जा रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट ने जानना था कि कौन सा किस्सा है, जरा सुनो तो। किस कंपनी के वकील को क्यों मार करके
भाग निकला था वजीर अली। तो कर्नल ने बताया किस्सा क्या हुआ था। उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। अब उन्होंने कहा कि किस्सा यही था असली में कि वजीर अली को जहाँ भी कोई पद मिलता उसे पद से लोग हटा देते, और यही हुआ था इस बार भी। उसे वहाँ से उसके पद से हटा करके बनारस पहुँचा दिए लोग। 3 लाख रुपया सालाना वजीफे के तौर पे, स्कॉलरशिप जिसको आप कहते हो, वजीफे के तौर पे देकर तय करके उसे बनारस पहुंचा दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे फिर कलकत्ता बुला लिया। वजीर अली इन्हीं चीज़ों से चिड़चिड़ा हो गया था। वो एक जगह रहकर कुछ कामयाबी हासिल करना चाहता था, कंपनी के लोगों को हटाना चाहता था, कंपनी को हिंदुस्तान से भगाना चाहता था। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि अगर एक बार वजीर अली ने कब्जा कर लिया तो फिर इस पे कोई भी बस हमारा नहीं चलेगा। तो कर्नल ने लेफ्टिनेंट को बताया कि बार बार उसे पद से हटाया जाता था। जब उसे बनारस भेजा गया तो 3 लाख रुपया उसको देने की बात तय हुई, लेकिन कुछ ही महीने वहाँ रहते हुए बीता था कि अचानक गवर्नर जनरल, कंपनी के जो गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने उसे कलकत्ता बुला लिया। तब वजीर अली को बहुत बुरा लगता है कि अभी बनारस में सत्ता संभाले हुए कुछ ही समय हुआ है कि मुझे यहाँ से भी बुला लिया गया। तो वो सोचता है कि चलते हैं कंपनी के वकील के पास, जो बनारस में रहता था उसी के पास चलते हैं, संभवतः वो मेरी शिकायत सुने। तो उसे अपनी शिकायत करने के लिए उसी के पास जाता है। गवर्नर जनरल की शिकायत कि कलकत्ता में यूँ क्यों तलब किया गया, वो सारी बात वकील को बताता है। वकील जो रहता है वो शिकायत की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो तो कंपनी का वकील रहता है, तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करता और सुनने को भी नहीं तैयार है। उल्टा वजीर अली को बहुत बुरा भला भी कहा। अब वजीर अली के दिल में तो अंग्रेजों के खिलाफ वैसे ही नफरत थी, कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी। और जब वकील ने उसे बुरा भला कहा, वो तो अपनी शिकायत लेके गया हुआ था कि वकील से वो कहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार मुझे बुलाया जाता है। तो लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ नहीं। उसने वजीर अली ने जैसे ही अपनी शिकायत शुरू की, अंग्रेजों के खिलाफ तो नफरत थी, वकील ने एक भी परवाह नहीं की उसकी बात की, उल्टा उसको डांटा डपटा। और अंत में वजीर अली को लगा कि सारा क्रोध वहीं वकील के ऊपर निकल गया। उसने खंजर निकाली और वकील का वहीं उसके घर में काम तमाम करके मार करके वहाँ से भाग निकला और वहाँ से भाग गया। अब भागते हुए जाता कहाँ है? आजमगढ़ की तरफ चला आता है। बनारस से वो सीधे आजमगढ़ की तरफ भागता है अपने कुछ साथियों को लिए हुए। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को हिफाजत से घाघरा तक पहुंचा दिया। तो आजमगढ़ जाकर उसने वहाँ के हुक्मरानों से वो मिला, उन्होंने मदद करने की सोची और धीरे धीरे उन्हें ले करके वो घाघरा तक पहुंचा दिया। अब वजीर अली अपने सिपाहियों का कारवां लिए इन जंगलों में कई सालों तक भटकता रहा, कोने कोने कहीं कहीं भटकता रहा और सामने नहीं पड़ा। तो लेफ्टिनेंट जानना चाहता कि आखिर वजीर अली चाहता क्या था, वजीर अली की स्कीम क्या थी, वो क्या चाहता था।
तो कर्नल बताता है कि वो चाहता ये था कि वो किसी तरह नेपाल चला जाए और चाहता था कि अफगानी हमले का वो इंतजार कर रहा था कि अगर हिंदुस्तान पर अफगान का हमला हो गया तो अफगानी हमले का इंतजार कर वो अपनी ताकत बढ़ाता और साथ ही साथ सादत अली को उसके पद से हटाकर वो खुद अवध का कब्जा करना चाहता था और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देना चाहता था। यही उसकी स्कीम थी। कर्नल ने ये बात लेफ्टिनेंट को बताई कि कुछ नहीं, सिर्फ वो नेपाल पहुंचना चाहता है और इंतज़ार कर रहा कि अफगानी हमले हो जाएं और उसी बीच मैं अंग्रेज़ों को समझाते हुए सादत अली को यहाँ से भगा दूंगा। सादत अली को भगा करके वो अवध पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। अंग्रेज़ों से उसके दिल में वैसे भी नफरत थी, तो वो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने की तैयारी कर रहा था। तो लेफ्टिनेंट ने कहा कि अगर वो नेपाल पहुंचना चाहता था तो नेपाल पहुंचना बहुत कठिन तो नहीं है, बनारस से नेपाल पहुंचना बहुत कठिन तो नहीं है, गोरखपुर से भी, क्योंकि गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाले थे तो गोरखपुर से तो नेपाल पहुंचना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो कर्नल कहते हैं कि हमारी फौजी और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहुंचना तो आसान है गोरखपुर से लेकर के नेपाल तक, लेकिन पहुंचने में खतरा था उसके लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौजें और साथ में सादत अली की फ़ौजें दोनों में उसके पीछे पड़ी हुई थी। दोनों उसके पीछे पड़ी हुई थी कि किस तरह से उसका पीछा करके ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो भी, वज़ीर अली भी इसी जंगल में कहीं छिपा है। लेफ्टिनेंट और कर्नल आपस में बात करते हैं कि ये मैं जानता हूँ कि वज़ीर अली भी यहीं कहीं डेरा डाले हुए छिपा पड़ा होगा। ये बातें कौन कर रहा है? लेफ्टिनेंट और कर्नल के बीच हो रही है, क्योंकि हफ्तों हो गया था उन्हें डेरा डाले हुए और कहीं से कोई सुगमुगाहट नहीं आ रही थी, कहीं से कोई बताने वाला नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है कि वज़ीर अली को हम चाह के भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। तभी अचानक ये बातचीत चलती रहती है कि एक सिपाही दौड़ा हुआ भागा हुआ चला आता है, भागते हुए चला आता है। तो कर्नल पूछता है क्या बात है? तो सिपाही कहता है कि साहब दूर से कहीं धूल उड़ती सी दिखाई दे रही है। तो कर्नल भी समझाता है कि सिपाहियों से कह दो कि तैयार हो जाएं। तो सिपाही गोरा जो रहता है वो चला जाता है और कह देता है सिपाहियों से जाके कि तैयार रहो। तो लेफ्टिनेंट जो रहता है वो खिड़की से बाहर झांकता है, धूल उड़ती सी उसको दिखाई देती है और वो कह पड़ता है कि अरे ये तो लग रहा है कि पूरा काफिला चला आ रहा है। धूल इतनी थी उड़ने में कि उसे लगा कि पूरा एक समूह है, झुंड है। लेकिन लेफ्टिनेंट में बोलता कि नहीं, मुझे तो एक सवार दिख रहा है। कर्नल भी खिड़की के पास आ जाता है। हाँ, एक ही सवार है। वो बड़े खुश होते हैं कि हम तो यहाँ डेरा डाले, हमारे पास तो सिपाही हैं, सब कुछ है, चलो कोई बात नहीं, आने दो जो आता है। एक सिपाही आ रहा है, सवार है, होगा कोई, घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है, चला आता है, ठीक खेमे के बाहर आकर रुक जाता है और सीधा उसी तरफ आता है जहाँ ये कर्नल और लेफ्टिनेंट बैठे हुए बात करते हैं। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। तो कर्नल ने सिपाही को बुलाया और कहा कि इसका पीछा करो, इसके नज़र रखो, कहाँ कहाँ ये जाता है, कैसे, कौन है, देखो ये क्या करता है। सिपाहियों ने वैसा ही किया, सलाम किया और चला गया। लेफ्टिनेंट ने भी कहा कि सुबह की तो कोई गुंजाइश नहीं है, यानी शंका करने लायक तो नहीं है, वो तो इधर ही चला आ रहा है, ये तो पक्का दिखाई पड़ रहा है। और देखता है कि घोड़े के टापों की आवाज़ जो है वो लगातार नज़दीक होती चली आ रही, नज़दीक होती चली आ रही
और अंततः वहाँ आके रुक जाती है। और अचानक सवार उस खेमे के बाहर, जहाँ डेरा डाल के ये बैठे हुए थे, उसके बाहर आकर के वो खड़ा हो जाता है। तो सवार, घुड़सवार जो रहता वहाँ के सिपाही से कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। तो वहाँ का जो गोरा सिपाही रहता कहता बहुत खूब। सवार कुछ नहीं बोलता है, चुप लगा जाता है। और फिर वो गोरा सिपाही अंदर चला जाता है ये खबर देने की जो सवार आया वो आपसे मिलना चाहता है, और बता देता है कि हुजूर सवार तो आपसे मिलना चाहता है। कर्नल को लगा कि हो सकता है कोई वजीर अली से भटका हुआ सिपाही हो जो हमारे पास मुखबिरी करने आया हो, हमें बताना चाहता हो वजीर अली को पकड़ने का रास्ता। तो उसी से वो सब कुछ पता लग जाएगा। तो वो बड़े खुश होते हैं, बोलते भेज दो अंदर। तो कर्नल ने कह दिया कि भेज दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर गिरफ्तार उसे कराना चाहता होगा। ये लोग आपस में बात करते हैं कि निश्चित ही उसी से के खेमे और समूह से निकला कोई सिपाही होगा, वहाँ की ज़िंदगी से तंग आ गया होगा, तो आके हमसे मिलना चाहता है, वजीर अली को पकड़वाना चाहता है। तो कर्नल ने जोर से चिल्ला के कहा खामोश रहो, और तब तक वो सवार सिपाही के साथ अंदर आ जाता है। आते ही उसने पुकारा तन्हाई तन्हाई, कि एकांत चाहिए उसे अपनी बात करने के लिए। तो कर्नल ने कहा साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है। उसने बताया कि तुम घबराओ नहीं, यहाँ जो लोग तुम्हें दिख रहे हैं वो कोई गैर नहीं है, तुम अपना राज़ दिल कह सकते हो, तुम्हारे दिल में जो भी बात हो कहो। तो उसने कहा नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवार हम गोश दारत तन्हाई, कहने का मतलब दीवार भी सुनते हैं, कभी भी कोई सुन सकता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तन्हाई कहता है। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा कर देता है कि तुम लोग भी जाओ, दोनों बाहर चले जाते हैं। कर्नल और सवार खेमे में अकेले तन्हा रह जाते हैं। तो उसके बाद उसने जरा सा एक पल रुका और एक चारों तरफ उसने देखा। तो सवार कहता है कि आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है? चारों ओर देखते उसने कहा कि क्या बात है, आपने इस जंगल में खेमा डाल रखा है। कर्नल बताता है कि भाई कंपनी का हुक्म है, वजीर अली को हम सब गिरफ्तार करने के लिए यहाँ खेमा डाले हुए हैं। तो आया हुआ सवार बोलता है कि इतना लाव लश्कर लेकर के, इतनी बड़ी फौज लेकर के तुम वजीर अली को पकड़ने आए हो? तो कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद करने के लिए मैंने इन सबों को साथ रखा है, कि सुना है कि वजीर अली बहुत जाबाज है, साहसी है, तो मैं कभी भी ज़रूरत लग सकती है, तो मैंने इन सबों को, सिपाहियों को यहाँ खेमा डलवाया है ताकि उसे पकड़ने में हमारी मदद करें। तो सवार कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। उसने अंत में कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब, कि मतलब आप वजीर अली को पकड़ने आए हैं तो आप वजीर अली को नहीं पकड़ सकते, सीधी सी बात है। वजीर अली कर्नल के सामने खड़ा है, कर्नल उसे पहचानते नहीं है, तो उसने समझ लिया कि ये वजीर अली को नहीं पकड़ सकते। तो उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल ने पूछा ऐसा क्या है उसमें, क्यों? तो उसने जवाब दिया बहुत जाबाज सिपाही है। कर्नल कहता हाँ मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? तो तुम्हारे आने का क्या उद्देश्य है भाई? सवार से कर्नल पूछता है। तो कहता चंद कारतूस। तो कर्नल ने पूछा किस लिए? सवार कहता वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। उसने कह दिया, सीधे सीधे उत्तर दिया कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल बड़ा खुश, उसे लगता है कि अरे ये तो काम बन गया, अगर इसको कुछ कारतूस दे देंगे तो ये वजीर अली को पकड़वा देगा।
और हम इसी उद्देश्य के लिए इतने दिनों से यहाँ खेमा डाल के बैठे हुए हैं। तो बड़े खुश होते हैं और 10 कारतूस निकाल के मुस्कराते उसके हाथ पे रख देते हैं। वो भी शुक्रिया बोलता है, बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है कि वाह, जो कर्नल मुझे पकड़ने के लिए इतने दिनों से जंगल में खेमा लगा के बैठा है, उसी के सामने मैं खड़ा हूँ, उसी से मैं कारतूस ले रहा हूँ और वो मुझे पहचानता तक नहीं है। तो सवार ने भी शुक्रिया अदा किया। तो कर्नल ने जानना चाहा कि आखिर ये है कौन। कारतूस दे दिए, वजीर अली के बारे में पता लगा लिए, उससे ये भी पूछ लिए कि तुम क्यों आए हो, क्या काम। उसने कहा चंद कारतूस लेने। वो उसका क्या काम है, तो उसने कहा कि वजीर अली को पकड़ने के लिए। तो उसने तो हमारे खुशी के आगे की बात ही नहीं पूछी और निकाल के उसको चंद कारतूस दे दिए। और साथ ही साथ पूछा जब कर्नल ने कि आपका नाम, तब उसने कहा वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्श देता हूँ। तब अंत उसने कहा कि आपने मुझे कारतूस दिए, ये एहसान किया है, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं इतना जाबाज हूँ कि मैं अगर दुश्मन के खेमे में घुसकर अपना परिचय देकर उससे कारतूस ले सकता हूँ, तो देने वाले का इतना एहसान मैं मानूंगा कि मैं उसे मारूंगा नहीं। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, छोड़ देता हूँ। और वो ये कहते हुए वहाँ से निकलता है और घोड़े की टापों की आवाज़ करते हुए निकलकर दूर कहीं चला जाता है। फिर धूल उड़ती रहती है, घोड़े की टापों की आवाज़ धीमी हो जाती है। कर्नल सन्नाटे में बिल्कुल चुप हक्का बक्का खड़ा है। उसके समझ में ये नहीं आता कि ये कैसे हो गया। खेमे में घुसकर लेफ्टिनेंट और कर्नल के बीच बैठ करके अपना परिचय देकर कारतूस लेके चला जाता है। तो ये बहुत जाबाज सिपाही है। उसको इस तरह सन्नाटे में खड़ा देखकर लेफ्टिनेंट अंदर चला आता है और वो पूछ बैठता है कि कौन था। कर्नल के गले की आवाज़ नहीं निकलती। उसने बड़े दबे जबान में कहा, एक जाबाज सिपाही। उसने उत्तर दिया कि एक जाबाज सिपाही था जो हमारे पास, हमारे बीच में आकर हमसे ही कारतूस लेके निकल गया। जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए हम यहाँ हफ्तों से खेमा डाले हैं इतने लोगों को लेकर, वही वजीर अली हमारे खेमे में घुसकर हम ही से कारतूस लेके निकल गया। तो कोई और नहीं हो सकता, एक जाबाज सिपाही ही हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस पाठ का नाम कारतूस रखा गया है कि जिस वजीर अली की ताकत के आगे कंपनी के लोग हार मान जाते थे, जिस वजीर अली ने कंपनी के वकील को उसके घर में घुस के मार दिया, उसी वजीर अली ने कर्नल के खेमे में घुसकर अपना परिचय देकर उनसे 10 कारतूस ले लिए और ये कहा कि वजीर अली को पकड़ने के लिए। साथ ही ये कहा कि आप वजीर अली को नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि पहचानते नहीं हैं, तभी तो ऐसा पूछ रहे हैं। तो उसका काम भी हो गया और उसने अपना परिचय भी दे दिया। जिसकी जाबाजी को सुनकर, जो दुश्मन के खेमे में घुसकर सामना करके परिचय देकर चीज़ लेके निकल जाए, उससे बड़ा जाबाज कौन हो सकता है। तो यहाँ पर वजीर अली के कारनामे की, वजीर अली के हिम्मत के ऊपर ये पाठ हबीब तनवर ने लिखा है। छोटी सी नाटिका है कारतूस, जो बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति के वजीर अली के ऊपर लिखी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा नाटक अच्छा लगा होगा। मैंने इसको पुनः आपको पढ़ा दिया, बता दिया बहुत संक्षेप में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्रश्नोत्तरों को मैंने अपने शुरुआत के वीडियो में कराया है। इसके बाद यदि कोई प्रश्न ना समझ में आए तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।